नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यू स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उसके बारे में, और जो भी फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं उनके बारे में। तो ये दो टॉपिक रहेंगे हमारे इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि शेड्यूल है, ये है क्या, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि इसकी आवश्यकता ही क्या है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप कह सकते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड है। तो इसमें क्या होता है, कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और अगर वो भी वहीं पे लिख दी जाए तो वो आर्टिकल और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो इसके लिए एक सुविधा या एक प्रोविजन आप कह सकते हैं, वो ये है शेड्यूल्स का, कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी आर्टिकल की वो शेड्यूल में डाल दी जाती है। ठीक है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा कॉम्पैक्ट लगे, थोड़ा ना वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे, और जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो शेड्यूल में जाके देख ले। अलग से आपने कर दिया प्रोविजन। तो ये है मेन पर्पस, और ये होते हैं शेड्यूल्स। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में मेंशन है कि भारत की जो भी टेरिटरीज हैं सब कुछ शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है। ठीक है, अब ये प्रोविजन आप स्टार्टिंग से देख लेते हैं, इसका किया गया है। अगर वहां पे आर्टिकल 1 में सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी सबका लिख देंगे तो आप समझ सकते हैं 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, सब कितना लंबा आर्टिकल दिखेगा। तो वहां पे उसको क्रिस्प रखने के लिए, थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज दिखे, इसके लिए वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको शेड्यूल में डाल दिया गया है। और बाकी जिसको मेन पढ़ना है वो आर्टिकल पढ़ ले, और जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको उन स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के नाम पढ़ने हैं, वो शेड्यूल 1 में जाके पढ़ ले। तो ये मेन पर्पस है शेड्यूल्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में 8 ही थे, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट करके जैसे 9th कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल आया, फिर 10th आया, और फिर 11वां 12वां आया। तो 12 शेड्यूल्स हैं, और इनको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे। वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपने बस ये 4 शब्द याद करने हैं। टीयर्स, टी से सबसे पहले, अब हम सबके स्पेलिंग याद करते हैं। ठीक है, टीयर्स में सबसे पहले आता है टी। टी से आएगा टेरिटरी, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ई से इमोल्यूमेंट्स, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सबकी जो सैलरीज और जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं वो शेड्यूल 2 में दिया गया है। टीई, अब आएगा ए। ए है ओथ एंड अफर्मेशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये जो ओथ लेते हैं वो शेड्यूल 3 में लिखा गया है। ठीक है, आर मीन्स राज्यसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि स्टेट को कितनी दी गई हैं, वो चौथे। और एस, टीयर्स में का लास्ट लेटर है एस। एस है शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। अब ये 5 शब्दों से, टीयर्स से आपने 5 शेड्यूल तक याद कर लिया। अब आता ऑफ, 6वां। ऑफ से आप याद करिए अदर ट्राइबल एरिया, AMTM। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये इसमें आ जाते हैं 6th शेड्यूल में। फिर आप ले लीजिए 7th शेड्यूल, ऑफ 7वां आ गया ना। तो एफ से आ जाएगा फेडरेशन, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो इससे हमने 7 तक याद कर लिए। अब आ जाएंगे ओल्ड। ओल्ड का मतलब 8वां लेटर। ओ से आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में मेंशन है। एल से आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था नेहरू जी के टाइम पे 1951 में। लैंड रिफॉर्म के जो भी एक्ट्स होते थे उसको इस 9th शेड्यूल में डाला जाता था, ताकि कोई इसे चैलेंज ना कर पाए। डी से आ जाएगा डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, जिसमें कोई भी अगर MP हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से,
इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी में चल जा रहे हैं तो फिर जो भी कार्रवाई होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बारे में 10th शेड्यूल में है। और फिर 2 लेटर रह गए PM। 11वां है P पंचायती राज और M म्यूनसिपैलिटी। तो इससे 12 के 12 शेड्यूल्स याद हो गए और ये कभी नहीं भूलेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, आपने बस इतना याद रखना है। इससे आपको 12 के 12 शेड्यूल से याद हो गए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में क्या है, ये पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक से आपको शेड्यूल्स का तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया आपका। अब हम अपने वीडियो के दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, वो है कि वो कौन से फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, दूसरे सोर्सेस से हमने बोरो किया है। सबसे पहले हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि बहुत बड़ा था, इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं। इससे पहली आप चीज़ मान लीजिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, वो यहाँ से इंस्पायर्ड है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो हमारा जुडिशरी का इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ से लिए गए हैं। तीसरा, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिया गया है। और आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की चीज़ें हैं वो यहाँ से ली गई हैं। और ये जो कौन को ये फेडरलिस्ट था, फेडरलिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंटली, जो 3 लिस्ट हैं, ये भी 3rd शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंस्पायर्ड है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपने याद रखना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। जो हमारा UPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी यहाँ से इंस्पायर्ड है। जो ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या है। एमरजेंसी प्रोविजन याद कर लीजिए, फेडरल स्कीम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एमरजेंसी प्रोविजन, और आप ये याद रख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। ठीक है। फिर आया था यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया और फिर वहाँ उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है ये अब देखते हैं। आप प्रेल्स याद कर लीजिए, PRELS, प्रेल्स। P से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, R से रूल ऑफ लॉ, E से इलेक्शन का सिस्टम FPTP, जिसके सबसे ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा। ठीक है। L से लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, S से स्पीकर। ठीक है। तो प्रेल्स से आपको 5 चीज़ें याद होगी कि जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। उसके साथ आप हमने लिया है रिट जुरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का है, वो लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके से ही लिया है, इंस्पायर्ड है वहाँ से। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए टेक्सास में रह रहे हैं तो आप टेक्सास के भी नागरिक कहलाएंगे, USA के भी नागरिक हैं, तो आपके पास 2 सिटीजनशिप्स हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और ऐसा इंग्लैंड में भी नहीं है। आप कहीं किसी भी स्टेट में रहें, आप इंडियन ही हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से इंस्पायर्ड है। फिर उसके बाद अगर हम उससे आगे चलते हैं तो US कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। US कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एंड रिमूवल, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं प्रेसिडेंट का, वो भी USA से ही लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रिमूवल, ये भी यहीं से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने USA से ली हैं। इसके बारे में अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आया था, आयरलैंड, तो वहाँ से हमने क्या, सबसे बेसिक DPSP हमने वहाँ से लिया है। दूसरा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जो प्रोसीजर है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और जो इम्पोर्टेंट है
और अगर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बात किया जाए कि वहाँ से हमने क्या लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले की जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से इंस्पायर्ड है। दूसरा जो गवर्नर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये भी हमने यहीं से ही लिया है। यहाँ पे पहले सिस्टम था, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उनको अपॉइंट करती है, तो हमने ये भी चीज़ कनाडा से लिया है। और कनाडा से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का, वो भी यहाँ से ही लिया गया है। रेजिडुअल पावर ये भी कनाडा से ही लिया है। फिर अगर देखा जाए जर्मनी, जैसे वेमो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वहाँ से लिया है कि जब इमरजेंसी होगा तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, ये हमने यहाँ से लिया हुआ है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो मेन चीज़ें आई थी, और एक रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति होंगे। तो ये हो गया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर, कैसे अमेंडमेंट होता है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जैसे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो भी लॉ में होगा उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम चलेगा। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आपको बेसिक में मैं बता देता हूँ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जो लॉ अगर किसी टॉपिक पे है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग काम होना है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है, जो बाद में आया हमारे देश में, वो ये कहता है कि बेशक आपने लॉ बना दिया है कि ये काम ऐसे होना है, लेकिन वो लॉस जस्ट भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ भी उल्टा सीधा लॉ बना दिया और आप कहो कि भाई ये लॉ है, तो ऐसे काम नहीं चलना है। एक मिनट रुको आप। और जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जो कैसे जॉइंट सिटिंग है, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हम बात करते हैं इसके बारे में आर्टिकल 108 में कि जॉइंट सिटिंग कब होती है। ये मेनली पार्लियामेंट में ही अप्लाई है, स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा प्रोविजन नहीं है, ये केवल पार्लियामेंट की पावर है। और कंकरेंट लिस्ट जो है होती है वो भी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ये बेसिक चीज़ें हैं। और बाद में अगर देखें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई, तो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिफरेंट देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और देखा जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उससे हमारे देश में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। तो इसीलिए कहा जाता है ये हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से इंस्पायर्ड हैं या बोरोड हैं, कि हमने बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जो अच्छी चीज़ें थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। तो ये मेन चीज़ें थी। और आज का मेन टॉपिक भी यही था कि शेड्यूल्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या है और कितने हैं और कैसे याद करना है। और ये जो बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोजीशन है, हेड ऑफ स्टेट है, हाईएस्ट, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही था और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो दो टॉपिक हैं है तो छोटे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कवर करूँ। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ आई है और पसंद आई है, हमारी एफर्ट अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं।